हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो रिमेनिंग टॉपिक था उसी के बारे में। मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करवाया था और मैंने उसका पूरा बेसिक वाला पार्ट अच्छे से कवर करा दिया था। आज की क्लास में हम जो रिमेनिंग सेक्शन रह गया था उसी पर ही बात करेंगे। बाकी डायग्राम तो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी, बट आज भी हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो हम आज भी देखेंगे, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है ये मैंने आपको बताया था, आज फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हमारे बॉडी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वेस्ट के फॉर्म में होती हैं और वो लंबे समय तक हम उसे नहीं रख सकते हैं। तो वे सारे सब्सटेंसेस यानी वे सारे पदार्थ जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट के फॉर्म में होते हैं और उन्हें हमें शरीर से बाहर निकालना होता है, बस वही प्रोसेस हम किस में पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे हमने हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट डाइजेशन के फॉर्म में देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, वैसे ही हम हमारे बॉडी में जो यूरिन बनता है, किडनी में जो यूरिन बनती है, उसका कैसे एक्सक्रीशन होता है, कैसे वो एक्सक्रीट होती है, कैसे उसका उत्सर्जन होता है, ये बेसिकली हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को और हम देखते हैं कि कल की क्लास के बाद अब हमें क्या पढ़ना है। तो पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे किडनी के बारे में। किडनी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था, पहले मैं इस पर भी बात कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एक्सक्रीशन होता है उसमें कौन कौन से जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो हमारे बॉडी से निकलते हैं। या मैं ऐसा कहूं कि जैसे हमारे बॉडी से यूरिन निकलता है तो दूसरे जीवों के शरीर से क्या निकलता है ये हमने जाना था। तो कल हमने अमोनिया के बारे में जाना था कि ये किसके शरीर से निकलता है। सेकंड मैंने आपको यूरिया के बारे में बताया था। थर्ड मैंने आपको बताया था यूरिक एसिड के बारे में, है ना। हमने जाना था कि अगर कोई एवी से यानी कोई पक्षी वर्ग है तो उनके शरीर से क्या निकलता है, मेंढक के शरीर से क्या निकलता है, और अगर रेप्टाइल्स है तो इनके शरीर से क्या निकलता है, किस चीज का एक्सक्रीशन होता है, क्या उत्सर्जित होता है। सबसे पहले तो मैंने यही बहुत देर तक डिस्कस किया था। सेकंड नंबर पे मैंने आपको पूरे किडनी का डायग्राम बना के बताया था कि इसका वेट कितना होता है ना, इसकी लेंथ कितनी होती है ना, इसकी थिकनेस कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, XYZ बहुत सारी चीजों पर बात किया था। मैंने आपको ये तक बता दिया था कि कैसे यूरिन जो है वो हमारी किडनी में रहकर और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाती है और ब्लैडर से यूरेथ्रा वाले पार्ट से बाहर निकल जाती है। इस पर मैं बात कर चुकी हूँ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा पहले हम किडनी के बारे में जानते हैं। आज का सबसे बड़ा टॉपिक हमारा क्या होगा, किडनी के ही बारे में जितना पॉसिबल हो देखना। सेकंड, नेफ्रॉन। हमने यूरिया का फॉर्मेशन तो देखा ही नहीं, हमने यूरिन का फॉर्मेशन तो देखा ही नहीं कि यूरिन कैसे बनती है। मैंने आपको कहा था किडनी में बनाते हैं कौन, नेफ्रॉन्स। यूरिया का फॉर्मेशन किडनी में होता है, किडनी में कौन बनाते हैं, नेफ्रॉन्स बनाते हैं। तो चलो देखें हम इसको, चलो देखते हैं फिर। सबसे पहले तो आप ये जितनी चीजें लिखी हैं उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, है ना। डायग्राम आपके सामने है और कुछ फैक्ट जो मैं लास्ट क्लास में बता चुकी थी वो मैंने आपको केवल डायग्राम में बताया था, रिटन के फॉर्म में है। आप चाहो कि आप इसे पूरा लिखना ही, ठीक है। वृक्क के मनुष्य का वृक्क जो होता है यानी जो किडनी है वो मानव का उत्सर्जी अंग होता है, बिल्कुल सही। मैंने आपको कल उत्सर्जी अंग के बारे में भी बताया था। उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर तो मुख्य उत्सर्जी अंग बोला है तो वो तो हमारा किडनी ही होगी। लेकिन अगर केवल उत्सर्जी अंग की बात करूं तो कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उत्सर्जी अंग में आता है जैसे लीवर हो गया, है ना। इसके अलावा जैसे किडनी हो गई तो किडनी तो मेन में आ जाएगी, ओके। और हमारा स्किन हो गया, है ना। साथ ही साथ हमारे लंग्स भी हो गए। ये सब क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, ये सब उत्सर्जी अंग होते हैं जिनमें से मेन कौन सा होता है, वो किडनी होती है। किडनी का मेन काम क्या होता है, तो इसका काम रक्त को छानना तथा मूत्र का निर्माण करना होता है, बिल्कुल सही। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज फिल्टरेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसका मेन काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिया का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। A pair of kidney are placed in abdominal cavity either side of vertebral column। ध्यान से सुनिएगा, ये abdominal cavity क्या होती है ना।
आगे देखती हूँ मैं, अगर इसका डायग्राम बना हो तो ठीक, नहीं बना हो तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे अब मैंने बताया था आपको माउथ में होती है बकल कैविटी, है ना, तो वैसे ही एक एब्डोमिनल कैविटी भी होती है। तो क्वेश्चन आता है बहुत सारी कैविटीज से लेकर, उनमें से एक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी होती है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो लंग्स होते हैं उसमें जो लेयर होती है उसे प्लूरा कहते हैं, हाँ या ना। तो वैसे ही जो किडनी होती है हमारी, वो किडनी किस कैविटी में रहती है, किस जगह पर पाई जाती है, तो उसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी मुख में होती है, एब्डोमिनल कैविटी हमारे किडनी वाले पर्टिकुलर सेक्शन में होती है। तो किडनी किस कैविटी में होती है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, ईच किडनी रेडिश ब्राउन इन कलर, 10 centimeter in length, 6 centimeter wide, 4 centimeter thick and about 150 grams in weight। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में, आज बस उसी को आज हम उसी को बस लिख के पढ़ रहे हैं। तो हम ये जान रहे हैं कि जो किडनी होती है, वो जो किडनी होती है वो रेडिश ब्राउन होती है, आपके सामने है। ये प्रॉपर रेड नहीं होती है, स्लाइटली रेड होती है, इसलिए हमने इसे रेडिश ब्राउन देखा है। तो थोड़ा सा रेड होता है, ब्राउन होता है, कुछ इस तरीके का इसका कलर होता है। सेकंड क्या बोल रहे हैं कि लेंथ में कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। ये लेंथ में कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं, 6 मीटर वाइड होती है, यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 6 मीटर, ओके। तो हम इसकी चौड़ाई देखेंगे तो ये कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला है उसके बाद कि ये 4 सेंटीमीटर थिक होती है, यानी इसकी जो मोटाई है, थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी होती है, तो थिकनेस जो है इसकी वो 4 सेंटीमीटर होती है। और वेट की अगर मैं बात करूं तो भाई 150 से 160 ग्राम इसका वेट होता है, 150 से 160 ग्राम इसका वजन होता है ना। एक किडनी सेकंड वाली से थोड़ी सी कैसी होती है, बड़ी होती है, ये भी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। बड़ी मतलब साइज में नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे। सेकंड इसके ऊपर क्या होती है, तो एड्रीनल ग्लैंड होती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है, टोपीनुमा आकार की ये बेसिकली होती है। दैट्स इट, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे लिखकर, मैंने कल भी आपको बताया था, समय के अकॉर्डिंग मैंने कहा था बस इसको जान लो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं उसको अच्छे से एक एक पॉइंट में लिख पाऊंगी। अब हम आते हैं नेफ्रॉन की तरफ। देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर फिर हम देखेंगे, बाकी फिर थोड़ी देर में मैं आपको अलग से इसके बारे में बताऊंगी। नेफ्रॉन की डिटेल्स लिखी हैं, बट डिटेल्स में बाद में जाएंगे, पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसे देख के घबराइएगा मत कि ये है क्या, ये कैसे बनाते हैं, तो बहुत इजी वे में बनाते हैं, मैं आपको बनाकर बताती हूँ। तो फटाफट से पहले तो हेडिंग डाल दो, जल्दी से हेडिंग डाल दो नेफ्रॉन, जल्दी से हेडिंग डाल देंगे हम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ना, ये नंबर्स में अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर में यानी कि किडनी में ये मिलियंस में होते हैं। एक एक नेफ्रॉन जो होता है वो एक एक बूंद यूरिन की देता है। बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर ही क्या बनता है, बहुत सारा यूरिन बनती है। हम सोचेंगे कि एक ही नेफ्रॉन बहुत सारी यूरिन देगा, तो मैंने क्या बोला, मिलियंस की संख्या में ये होते हैं हमारे किडनी के अंदर, और फिर ये हमें क्या देते हैं, तो ये यूरिया का फाइनल फॉर्मेशन करके देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके का होता है। तो इस वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं, इतना थिक नहीं बनाना है, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ओके। सेकेंडली ये थोड़ा सा कैसा होता है, मोटा जैसा होता है, और ये जो थिक था, कहाँ गया डायग्राम, थोड़ा सा, ओके, बीच में से पतला हो जाता है वो। ये कैसा था, तो ये ऐसा गया, देन उसके बाद ये कैसा हो जाएगा अपने आप, फिर थोड़ा सा पतला होगा, और ये जो पतला होगा, अच्छा इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि आप ना पहचान पाओ, है ना। मैं इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि आप थोड़ा सा पहचान पाओ। ये कुछ ऐसा होता है, पतला सा, हैनलीज लूप इसे हम बोलते हैं, है ना। वो वाला जो ऊपर वाला येलो वाला पार्ट है उसे हम पीसीटी कहते हैं, ओके। अब क्या होता है इस सेक्शन के अलावा, जब हमारा ये पतला वाला सेक्शन रेडी हो जाता है ना,
इस पतले वाले सेक्शन को रेडी, ये वाला जो होता है ये डीसीटी कहलाता है, और जो मोटा वाला सेक्शन था वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहलाता है, या आप इसे ट्यूब भी कह सकते हो, जो कि पीसीटी होता है। और जो ये पतला वाला थोड़ा सा सेक्शन है इसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब कहते हैं, यानी ये डीसीटी होता है। अब इस सेक्शन से ये कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो अगर इसकी बात करें, इसको थोड़ा सा बाहर लेके चलते हैं, है ना, और फिर ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, तो ये कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है हमारे किडनी का बिल्कुल जो सिरा होता है जहां से यूरेटर कनेक्ट होता है, वो सारे कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर वाले सेक्शन में जाकर मिलते हैं। तभी जो यूरिन है वो यहाँ से पूरी बनती जाती फिर वो इससे बाहर निकल जाती है। अभी ओवर नहीं हुआ है, केवल देखते चलेंगे सभी यहाँ पर, है ना। यहाँ से रीनल आर्टरी आती है, ये कुछ इस तरीके से हम इसे यहाँ लेकर आएंगे और बहुत सारा इसका गुच्छा बनाएंगे, और बहुत सारा इसका क्या बनाएंगे, गुच्छा बनाएंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं इसका कलर चेंज करके जानबूझ के बता रही हूँ ताकि वो समझ में आ जाए। अब ये यहाँ से निकलती है और थोड़ी सी लंबी होती है ना, और थोड़ी सी ऐसे ही इससे उलझी हुई सी रहती है काफी ज्यादा। ओके, तो इसको पूरा बनाते हैं, और बहुत मोटी नहीं होती है ना, पतली सी ये भी होती है। बस मैं आपको जानबूझ के ये बना के बता रही हूँ ताकि आप ये ना कहो कि हमसे तो बनेगा ही नहीं। मैं भी बना रही हूँ आपके सामने, और सारे ही डायग्राम मैं ही बना के बताती हूँ आपको, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। क्लियर? तो ये कुछ इस तरीके का जो डायग्राम है ये नेफ्रॉन का होता है। ये जो यहाँ से निकलकर आया है ये बहुत उलझा हुआ सा रहता है, और फिर जाकर वो इस हिस्से में बाहर चला जाता है। ध्यान से देखिएगा, किसे क्या बोलते हैं, किसका क्या काम होता है। सबसे पहली चीज तो ये आपकी रीनल आर्टरी होती है। ये क्या होता है, तो इसे हम रीनल आर्टरी कहते हैं। हिंदी में आप इसे क्या बोलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में ये रीनल धमनी हो जाएगी, है ना, रीनल धमनी होगी। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद बीच वाला जो ये सेक्शन है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस होता है, जिसे हम केशिका गुच्छ कहते हैं, जिसे हम केशिका गुच्छ कहते हैं, गुच्छ कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्लोमेरुलस के बाद जिस पर्टिकुलर सेक्शन में यूरिन स्टोर होती है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि यूरिन स्टोर कहाँ होती है, थोड़ी देर में समझ में आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल। क्या होगा ये, बोमेन्स कैप्सूल। हिंदी में जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं, हिंदी में ये क्या कहलाता है, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो थिक वाला सेक्शन है, ये जो मोटा वाला सेक्शन है, ये हमारा क्या कहलाता है, पीसीटी कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, तो ये पीसीटी कहलाता है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना रही हूँ क्योंकि वो फिर देखने में क्या थोड़ा अजीब लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पीसीटी कहते हैं। पीसीटी समझते हो ना, प्रॉक्सिमल, कहाँ गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, और ये हमारा ट्यूबल होता है। ओके, तो ये पीसीटी होता है, और जो ये पतला वाला सेक्शन था उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट ट्यूबल बोलते हैं। इसका भी नाम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, है ना। एक चीज और, ये जो पिंक कलर का है ना, ये जो पिंक कलर का है, एक थोड़ी सी लाइन एक और चीज बनानी थी यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा रुकना। यहाँ से अगेन ये थोड़ा सा मोटा होता है, तभी तो हमारा डीसीटी बनेगा,
और फिर ये कलेक्ट होता है किसमें, फिर ये अटैच होता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। इस चीज का ध्यान रखना। अगेन ये कैसा बनेगा, मोटा बनेगा। एक चीज छूट गई थी तो वो मैंने वापस से ऐड करवा दी। अब ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, इसको भी लेके आ जाओ तो ये यहाँ पर जोड़ सकते हैं। चलो देखो अब, तो हमने क्या देखा, ये वाला सेक्शन हमारा क्या कहलाता है, पिंक वाला, इसे हम हैनेले, हैनेलेज लूप कहते हैं, या लूप्स ऑफ हैनेले भी कहा जाता है हिंदी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैनेले का लूप। ये सीधे लिख लेना, हैनेले लूप, ये पतला वाला सेक्शन है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा कहलाता है, ये पीसीटी था तो ये डीसीटी हो जाएगा। डीसीटी मतलब डिस्टल, और इसके अलावा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ये आप लिख लीजिएगा। सबसे लास्ट वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है। दैट्स इट। ये इतनी सारी चीजों की हमको क्या पड़ती है, जरूरत। ये सारी चीजें यूरिया का फाइनल फॉर्मेशन करती हैं। बहुत ध्यान से आप पूरी कहानी सुनेंगे हम। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ब्लड का फिल्टरेशन होता है ना। हमारे रक्त को क्या किया जाता है, तो रक्त को छाना जाता है। लेकिन रक्त को छानती कौन है, नेफ्रॉन। होता क्या है कि जो ब्लड के साथ यूरिया होता है वो इसके थ्रू किस में चला जाता है, तो वो हमारे ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ में जाता है। केशिका गुच्छ का मेन काम ही यही होता है कि ये हमारे ब्लड को पूरी तरह से छान देती है। ब्लड अलग, यूरिया अलग। तो ब्लड से यूरिया को अलग करने का काम ही कौन करती है, नेफ्रॉन में भी कौन करती है, तो वो ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ करती है। नेफ्रॉन में भी कौन करती है, ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ करती है। अब होता क्या है कि जब केशिका गुच्छ इसको पूरी तरह से क्या कर देती है, अलग करती है, तो बताइए इस वाले पूरे सेक्शन में केवल और केवल क्या रह जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ केवल रहेगा यूरिन यानी कि यूरिया। हाँ है ना, ब्लड तो निकल जाएगा इससे। अब इसमें केवल क्या रह जाएगा, यूरिया। तो यूरिया क्या करता है, इस पीसीटी के थ्रू इस ये किस में चला जाता है, हैनेलेज लूप से होता हुआ, डीसीटी से होता हुआ किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। हैनेलेज लूप क्या करता है, तो ये यहाँ पर फाइनल एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब फाइनल यूरिया का फॉर्मेशन भी हम यहाँ बोल सकते हैं। ये जो फाइनल यूरिया जो बनती है यहाँ से होकर आती वो किस में बनती है, हैनेलेज लूप। फिर वो डीसीटी से होते हुए किस में चली जाती है, कलेक्टिंग डक्ट से बाहर चली जाती है। क्लियर ये चीज, ये किससे बाहर चली जाती है, कलेक्टिंग डक्ट से बाहर चली जाती है ना। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, वो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो आप इसमें भी देख सकते हो। तो एक चीज और, आप इसे रीनल आर्टरी भी बोल सकते हो, या फिर ये आपको एफिरेंट और इफिरेंट आर्टरी होती है, आप उससे भी समझ सकते हो। दोनों ही नाम आपको मिलेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, इस वाले सेक्शन से क्या होता है, तो ब्लड प्लस यूरिया लेके जाएगी ये क्या लेके जाती है, ब्लड प्लस यूरिया। और ब्लड प्लस यूरिया जब इसमें जाएगा तो जो बोमेन्स कैप्सूल होता है यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्टोर। ग्लोमेरुलस क्या करता है, तो ग्लोमेरुलस इसको क्या करेगा, तो इसको छानने का काम करता है। ये इसको फिल्टर करेगा, और फिल्टर करने के बाद बोमेन्स कैप्सूल में क्या हो जाएगा, यूरिन स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टोर होने के बाद पीसीटी से होता हुआ ये किसमें जाता है, लूप ऑफ हैनले। हैनले लूप में ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो यूरिन रहती है वो डीसीटी के थ्रू होते हुए किसमें चली जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद कहाँ गया, कोई डायग्राम तो होगा। कलेक्टिंग डक्ट में जो होता है ना, एक्चुअली वो ये ऐसे कनेक्ट होता है इससे। कलेक्टिंग डक्ट हमारी किडनी से कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। जब क्या होगा, फाइनल यूरिया बन जाएगा तो वो सब कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ किस तक पहुंचाएगा, यूरेटर तक पहुंचाएगा। फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब आपको पता है एक एक नॉफ्रॉन, एक एक बूंद यूरिन जो है वो यहाँ तक पहुंचाने का काम करते हैं, और मिलियंस की संख्या में होता है ये, इसलिए बहुत सारी यूरिन कलेक्ट हो जाती है, इजीली बन जाती है, क्योंकि इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। सो ये था इसका पूरा स्ट्रक्चर। आई होप आपको नेफ्रॉन की पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्या बनाया है, क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, सब आपके सामने। चलो नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, ये हो गया हमारा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन भी हम इससे रिलेटेड लेते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा,
प्रत्येक वृक्क में 1.25 मिलियन वृक्काणु या नेफ्रॉन पाए जाते हैं। पहली बात तो मिलियंस में भी कितने होते हैं, तो ये 1.25 मिलियन होते हैं। ध्यान से सुनिएगा हिंदी मीडियम वालों, जो नेफ्रॉन होता है उसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वृक्काणु कहते हैं। ये भी कई बार नाम आ जाता है। नेफ्रॉन्स को वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। अगर हम पूरी किडनी की यूनिट की बात करेंगे तो पूरी किडनी किससे मिलकर बनी होती है, नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। इसलिए ये उसको संरचना यानी स्ट्रक्चर भी दे रही है। साथ ही साथ जो काम होता है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, नेफ्रॉन होता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सो नेफ्रॉन्स आर कंसीडर्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं, वृक्क के चारों ओर पेरिटोरियम नामक झिल्ली पाई जाती है। जो किडनी होती है ना, उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है ना, और उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेरिटोरियम नामक झिल्ली बोलते हैं, पेरिटोरियन मेम्ब्रेन भी जो कि हम कहते हैं, जो कि वृक्क को क्या करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। ध्यान से सुनिएगा, जो किडनी है इसके चारों तरफ क्या होती है, पेराटोरियम नाम की एक झिल्ली पाई जाती है ना। यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है जो हमारी किडनी को क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, उससे सुरक्षा प्रदान करने का ये काम करती है। इस चीज का भी ध्यान हम रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद भीतरी भाग में रीनल के पिरामिड पाए जाते हैं जिसमें नेफ्रॉन का वोमेन संपुट पाया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो किडनी होती है, इतने सारे डायग्राम में किसी में भी बना लो, ये रहा, ये कुछ ऐसा बना होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, हाँ या ना। ये कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। देखो बाहर का जो सेक्शन होता है ना उसे हम कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स, ये हमारा आउटर कॉर्टेक्स होता है, और अंदर वाले सेक्शन को पता है हम क्या बोलते हैं, ये हमारा इनर मेड्यूला होता है, ये हमारा इनर मेड्यूला होता है, ये इनर मेड्यूला होता है। अब अंदर ये क्या बने होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में बने होते हैं, है ना, जिसमें ये बहुत सारी इस तरह से लाइंस भी, पिरामिड्स जो कि ये बेसिकली कहलाते हैं, तो ये इसमें क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं। अब लाइन हमसे क्या कह रही है कि भीतरी भाग में रीनल के जो पिरामिड होते हैं, बिल्कुल सही, पिरामिड अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें नेफ्रॉन का बोमेन संपुट का धागा धसा हुआ रहता है। बोमेन संपुट बोले तो ये जो बोमेन कैप्सूल है उसके जो धागे होते हैं वो किसी में आपको अटैच मिलेंगे, तो ये आपको इस पिरामिड में अटैच मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। नेफ्रॉन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं भाई, आप इसे डायरेक्ट नहीं देख सकते हो, तो उसके जो धागे होते हैं वो किसी में धसे हुए से मिलेंगे आपको, तो वो इस पिरामिड पे धसे हुए से मिलेंगे, फंसे हुए से मिलेंगे। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमसे ये कहती है कि वृक्क से मूत्र को मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्राशय द्वारा पहुंचाया जाता है। बिल्कुल सही, वुमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन आर एम्बेडेड इन रीनल पिरामिड, ये तो अभी हमने पढ़ा है। और ठीक है, ये पार्ट्स में डिवाइड किया है, हिंदी में नहीं लिखा है, ध्यान रख लेना। किडनीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। आई थिंक इसमें नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, बट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। रीनल पिरामिड्स आर फाउंड इन मेडुलर रीजन, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मेडुलर रीजन में पाए जाते हैं, जो कि इंटरनल सेक्शन होता है, इनर मेडुला वाला पार्ट जो होता है। देखो मैंने आपको डायग्राम कल भी बनवाया था, अब मैं आज वापस से बना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसी में ही बना के बता रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। अंदर का पार्ट आपको कल भी मैंने बताया था कि अंदर भी पार्ट होता है, बाहर भी होता है। बाहर वाले को हम आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाला इनर मेडुला होता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाई थी, वहां पर भी हमने ये चीज जानी थी, ठीक है, वहां पर भी हमने इसे पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो ये वाला सेक्शन हो गया, और अब हम इसके बारे में जानते हैं क्या क्या हो गया। तो अभी हमने यहाँ पर बेसिकली नेफ्रॉन्स के बारे में जाना, हमने यहाँ पर नेफ्रॉन्स के बारे में जाना है। चलो नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं यूरेटर की कहानी। किडनी का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, इसके नेफ्रॉन्स हो गए। अब हम देखते हैं यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, ये रहा, है ना, ये एक नली ट्यूब जैसा होता है जो कि किससे कनेक्ट हो जाता है, ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से। फ्रॉम ईच किडनी 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब अराइजेस कॉल्ड एज यूरेटर। ये कितनी लंबी होती है, तो ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। यूरेटर कैरी ओनली यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, ये केवल यूरिन को कैरी करने का काम करती है और उसे किडनी से कहाँ पहुंचाती है, यूरिनरी ब्लैडर में। प्रत्येक वृक्क से एक 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी नलिका निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। यूरेटर हिंदी में क्या कहलाती है, मूत्रवाहिनी। और ये जो यूरिन होता है उसे हमारे किडनी से कहाँ पहुंचाने का काम करती है, ब्लैडर में। दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, मतलब जो ये ब्लैडर है
है ना। और जो ये यूरेथ्रा वाला सेक्शन है जहां से यूरिन निकलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर ओनली यूरिन। ये हमसे ये कह रहे हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है यानी कि जो हमारा मूत्राशय होता है ये कि थैली नुमा संरचना होती है, बिल्कुल थैली जैसे ही तो दिख रहा है ना, जो हमारी मूत्र को त्यागने से पूर्व उसे संग्रहित किया जाता है। जब हमारा यूरिन निकलता है उसके पहले उसे कौन सा पार्ट जो है वो स्टोर करके रखता है, तो वो यूरिनरी ब्लैडर ही तो करता है। 150 से लेकर 250 ml तक करता है। याद करो मैंने आपको पहले भी बताया है कितना करके रखता है, 150 से लेकर 250 ml तक। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद इस थैली का एक सिरा सकरा होकर मूत्र मार्ग बनाता है, मतलब यूरेथ्रा बनाता है। थोड़ा सा सकरा यानी कि आपस में क्या हो जाता है, चिपक जाता है और फिर वो क्या बनाता है, एक रास्ता बनाता है। मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर त्यागा जाता है। और मूत्र को शरीर से बाहर त्यागना किसके द्वारा त्यागा जाता है, तो ये लाइन हटा दो और लिख लेना क्या कि किसके द्वारा त्यागा जाता है, किसके द्वारा बाहर निकलता है, यूरेथ्रा, जिसे हम मूत्र मार्ग हिंदी में कहते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर था, ये आपकी किडनी। अच्छा, किडनी की अगर मैं बात करूं तो ये किस आकार की होती है, तो ये बीन शेप्ड होती है ना, बीन शेप्ड होती है। बीन्स जो होती है ना उनका आकार ही तो है कुछ ऐसा। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद लास्ट है ये, ओके। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगी इसी से रिलेटेड। बाकी अभी के लिए ये स्लाइड जो है वो लास्ट है। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें उसे हम रिकॉल करेंगे और जो कुछ बीच बीच में चीजें थी वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। मूत्र की जो पीएच वैल्यू होती है वो 6 होती है। अगर 6 होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिडिक फॉर्म में होगा, यानी कि इसका जो प्रकृति यानी नेचर होगा कैसा होगा, एसिडिक होगा। 7 से कम जो होता है, आपको वो पीएच स्केल याद होगा अगर आपने कभी पढ़ा हो तो। पीएच स्केल हमसे ये कहता है कि अगर पीएच वैल्यू 0 से लेकर कितनी है, 7, अगर ये 0 से लेकर 7 है ना, और यहाँ पर आएगा 7 से लेके 14, 0 से लेकर 7 है तो ये कैसा होगा, कोई भी सब्सटेंस 0 से लेकर 7 है तो एसिडिक होगा, 7 से लेकर 14 है तो कैसा होगा, एल्केलाइन होगा, यानी कि क्षारीय होगा। ये अम्लीय होगा है ना, और ये कैसा होगा, क्षारीय होगा, ये क्षारीय होगा। एक चीज और, जो 7 की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होता है, तो ये न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है। हमें ना आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा ये। चलो और देखो, जो पीएच वैल्यू होती है वो 6 होती है और ये एसिडिक फॉर्म में होता है और इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला सा होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है ना, उसकी उपस्थिति के कारण इसका ये जो कलर है वो येलो दिखता है। अभी मैं और भी बहुत चीजें बताने वाली हूँ। मूत्र की गंध उसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थ यूरिन नोट के कारण आती है। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि स्मेल के पीछे कारण क्या होता है, यूरिन की भी एक अलग से स्मेल होती है ना, तो उसे हम क्या, वो किसके कारण होती है, यूरिन नोट के कारण होती है। हल्का सा जो येलो कलर आता है वो यूरोक्रोम के कारण आता है। वे पदार्थ जो मूत्र की मात्रा में वृद्धि करते हैं उसे हम ड्यूरेटिक पदार्थ कहते हैं। अब इनको मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, फर्स्ट लाइन तो एक बार में ही समझ में आ गई होगी और उसे वहां पे भी मैंने बता दिया है पीएच के फॉर्म में, है ना। अब सेकंड लाइन क्या लिखी है कि इसका हल्का रंग कैसा होता है, यूरोक्रोम के कारण पीला सा दिखता है। यूरिन आपको नॉर्मली भी येलो दिख सकती है ना। कई बार हम जब बीमार होते हैं तब भी यूरिन येलो आती है, हाँ या ना। और अगर आप एक दिन में पानी कम पियोगे तो भी यूरिन जो है वो येलो आने लगेगी और तब ज्यादा येलो आएगी। वो एक इंडिकेशन होता है कि आपने पानी कैसा पिया है, कम पिया है। तो पानी एक दिन में जो कैपेसिटी होती है, हमें जो पीना चाहिए उतना तो पीना ही चाहिए। उससे कम अगर आप पियोगे, मान लो आपने बहुत कम पानी पिया है, 2 लीटर या 3 लीटर ही पिया है, आपको कम से कम 5 to 6 लीटर वाटर तो है कंज्यूम करना चाहिए। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी यूरिन एक ही दिन में ऑटोमेटिकली येलो दिखाई देने लगेगी। कलर यूरोक्रोम के कारण आता है, ये अपने कलर को फिर और भी ज्यादा बढ़ा के एक संकेत देता है कि पानी अब आप और पियो, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप इसमें भी ध्यान नहीं देते हो, पानी कम पिया है फिर एकदम से आपने उसी पे खाना खा लिया, तो कई बार पेट दर्द होने लगता है या एक्सवाइजेड दूसरी भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सेकेंड है उसके बाद मूत्र की गंध, उसमें उपस्थित एक रासायनिक पदार्थ यूरिनोट के कारण आती है। स्मेल के पीछे रीजन तो यूरिनोट डेफिनेटली होता है। और अगर आप जैसे कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं या बियर पीते हैं, वैसे तो बेसिकली अल्कोहल की ही मैं बात करूंगी, कुछ चीजों को खाने के बाद जो स्मेल होती है वो और भी ज्यादा गंदी आने लगती है ना। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, तब ये अपनी स्मेल को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको खाने के बाद जो यूरिन है वो और भी ज्यादा आती है, तो उसे बोला गया है कि ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ड्यूरेटिक सब्सटेंस यानी ड्यूरेटिक पदार्थ कहलाते हैं। चाय ज्यादा पीने से, कॉफी ज्यादा पीने से, अल्कोहल ज्यादा पीने से और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप वो ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हो तो यूरिन ज्यादा बनती है।
ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हो और यूरिन आ रही है तो आप ये मत सोचना वाओ ये तो कितनी अच्छी बात है, नहीं। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, एक दिन में बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, पहली बात तो इतनी नहीं पीनी चाहिए। कॉफ़ी या चाय या अल्कोहल, ये हमारे सभी ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। इससे कोई आपको एनर्जी नहीं मिलती, ना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ना प्रोटीन मिल रहा है, ना फैट मिल रहा है, ना कोई विटामिन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है इससे, है ना। मतलब ये आजकल एक तो मेंटेलिटी ऐसी बन गई कि बिना चाय के मैं रह नहीं सकता, बिना चाय के मैं रह नहीं सकती, कॉफी और XYZ बहुत सारी चीजें चलने लगी है। बट हर चीज को ना एक लिमिट में करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे बहुत बढ़ा चढ़ा के करोगे तो वो आप ही के लिए खराब साबित होगा। तो अगर हम चाय या कॉफी ज्यादा पीते हैं तो फिर यूरिन डेफिनेटली आती है। बट अगर हमारी हैबिट है उसको पीने की, हमें XYZ कुछ और होने लगता है, जैसे कोई चाय नहीं पीता तो हेडेक होने लगता है या माइग्रेन बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में आप पानी ज्यादा कंज्यूम करें। अगर आप पानी कम पी रहे हो और केवल चाय पर ज्यादा डिपेंड हो तो आपको दूसरी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। फिर आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चाय कॉफी ये सारी चीजें ना हमारी भूख को मारने का काम करती है। फिर हम खाना कम खाएंगे, जो खाना है वो कम खाएंगे, खाना कम खाएंगे तो दूसरी चीजें वो जन्म लेने लगेंगी। इसलिए हर चीज सिस्टमेटिक हो तो ज्यादा बेटर है। तो अगर हम इन सब चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमें पानी भी ज्यादा मात्रा में पीना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो ये थी कुछ कहानी। थोड़ा सा पीछे आओ और वापस से मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। सो मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि कुछ चीज रह ना गई हो, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि एक्सक्रीशन करते क्यों है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर ये हमारे शरीर में लंबे समय तक रहेगा, यूरिन हमारे बॉडी में बहुत देर तक नहीं रह सकती। अगर रहेगी तो वो हमारे बॉडी को हार्म करेगी, बहुत जल्दी वो जहर के रूप में फैलने लगेगी। जहर के रूप में ऐसा नहीं कि बिल्कुल जहर जैसे सांप ने काटा वो वाला जहर, ये आपकी बॉडी में इतने सारे इन्फेक्शन कर देगी कि फिर आपकी बॉडी बहुत सारी चीजों से जकड़ जाएगी। इसलिए आप यूरिन को कभी होल्ड करके नहीं रख सकते हो, थोड़ी देर में ही आपको उसका रिएक्शन पता चल जाता है। वो इतनी ज्यादा एसिडिक है ना, एसिड को कब तक होल्ड करके रखोगे। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, मतलब समझ रहे हो 7 से नीचे है तो एसिडिक हुआ कि नहीं हुआ है। तो कोई भी एसिड अगर आप बहुत देर तक रखोगे अपने स्टमक कह रहे हैं यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में, तो फिर तो वो आपको हार्म करेगा ही करेगा। बैक्टीरिया उसमें जो है वो पनपने लगेंगे, बनने लगेंगे, है ना। तो वो इन्फेक्शन का एक कारण बन जाता है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक्सक्रीशन के बारे में बताया कि ये क्यों हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। फिर उसके बाद हमने पूरा एक स्ट्रक्चर देखा था। स्ट्रक्चर के पहले मैंने आपको कुछ ऐसे जीवों के बारे में बताया था, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में बताया था जो दूसरे जीवों से निकलते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। उसके बाद हमने बहुत अच्छे से पूरा डायग्राम पढ़ा था, आई होप आपने बना लिया हो वो अपने नोट्स में। देन हमने पढ़ा था फिर आज की क्लास में हमने पूरा किडनी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ली, है ना। कल की ये जो चीजें थी उसको आज हमने रिटन फॉर्म में लिखी। और फिर हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा। ये हमारा नेफ्रॉन है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। इसकी संख्या कितनी होती है, तो ये 1.2 मिलियन होती है। कितनी होती है इसकी संख्या, 1.25 मिलियन इसकी संख्या होती है, 1.25 मिलियन इसकी संख्या होती है। ओके चलो, फिर मैंने आपको ये ओरिजिनल डायग्राम में भी सारी चीजें बताई थी, है ना। ये आपका जो एवरेंट आर्टरी भी बोल सकते हो आप इसे, ये ना ब्लड के साथ यूरिया लेके जाती है। जब ये पूरा छन जाता है तो इससे क्या निकलता है, तो केवल और केवल यहाँ से ब्लड निकलता है, केवल और केवल ब्लड निकलता है, क्योंकि यूरिया तो यहाँ चला गया। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, फिर मैंने आपको नेफ्रॉन्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए थे कि नेफ्रॉन का हमारे बॉडी में क्या काम होता है। ये ना हो तो क्या हो, तो ये ना हो तो यूरिन नहीं बन पाएगी, और यूरिन नहीं बन पाएगी तो बॉडी से वेस्ट चीजें बाहर नहीं निकल पाएंगी। फिर हमने एक एक करके यूरेटर के बारे में जाना, फिर हमने यूरिनरी ब्लैडर और हमने यूरेथ्रा को भी अलग से सिंगल सिंगल पढ़ा। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, है ना। आज के लिए इतना ही, जितनी चीजें थी वो मैंने कवर करा दी हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हूँ। इसके पहले मैं बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ ये मैं आपको आज एक बार बता देती हूँ, ताकि आप ध्यान रखो। मैंने आपको सेल पढ़ा दिया है, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया है, बिल्कुल एंड पे चल रहे हैं अब हम, है ना। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा दिया है। फिर मैंने आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया, देन मैंने आपको ब्लड भी पढ़ाया, एंड इसी में हमने ब्लड ग्रुप भी पढ़ा था। फिर मैंने आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद हमने जाना था
जो जो याद आ रहा है सब सब लिख दे रही हूँ मैं। ग्लैंड्स भी हम पढ़ चुके हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। इसमें से कुछ टॉपिक और होंगे जिसका मैंने नाम मेंशन नहीं किया है ना, जितने मुझे याद आए इतने दिनों में जो जो मैंने पढ़ाया बस वही मैंने अभी मेंशन किए हैं, है ना। इतने टॉपिक हो चुके हैं भाई, बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट है कि सारे ही टॉपिक के प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ना, क्योंकि मैं खुद भी आपके लिए कंटेंट बहुत सारी जगह से इकट्ठा करके, कुछ पीपीटी के फॉर्म में, कुछ हैंड रिटन में, हाथ से लिख के, जो जो पॉसिबल हो सकता है वैसे पढ़ा रही हूँ, ताकि बस आपके दिमाग में चला जाए वो, है ना। तो चलो, तो ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो फिर प्लीज ये पढ़ लेना ताकि वो और अच्छे समझ में आ जाए, है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, जैसे अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया है, और वो है सार्थक बैच। तो आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप स्टेट जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने विजय बैच स्टार्ट किया है, आप विजय बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर आप नॉन टेक्निकल में सिंगल सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि केवल रीजनिंग पढ़नी है, केवल मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है, साइंस पढ़नी है, XYZ कोई भी सिंगल सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, सो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, एक अलग ही लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और अगर आप आज की क्लास की PDF चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां आपको हमारी सारी ही क्लासेस की PDFs मिलेंगी, जो जो क्लासेस होने वाली होती हैं या जो हो जाती हैं उनकी लिंक्स और न्यू अपडेट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।